हाय गाइस, दिस इज हिमांशु सिवाल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज मैं स्टार्ट कर रहा हूं चैप्टर 7 ऑल्टरनेटिंग करंट, क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर 7 ऑल्टरनेटिंग करंट। इसके केस बेस्ड और एसेशन रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, केस बेस्ड के क्वेश्चन और एसेशन रीजनिंग के। ठीक है, मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हो सकते थे वो आपके लिए सेलेक्ट करके लाया हूं। तो पहला केस बेस्ड का क्वेश्चन है, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर आर यूज्ड टू डिक्रीज और स्टेप डाउन वोल्टेज। ठीक है, कंडीशन दी हुई है, एक पूरा केस स्टडी दी हुई है। क्या है फर्स्ट केस स्टडी कि जो स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है वो वोल्टेज को डिक्रीज करने के लिए यानी स्टेप डाउन करने के लिए बनाया गया है। दीज आर यूज्ड व्हेन वोल्टेज नीड टू बी लोअर्ड। इनका तब यूज करते हैं जब वोल्टेज को कम करने की आवश्यकता हो। फॉर यूज इन होम्स एंड फैक्ट्रीज। ठीक है, घरों में या फैक्ट्रीज में कम वोल्टेज पर 220 वोल्ट पर सप्लाई इंडिया के अंदर करी जा रही है। ठीक है, जो प्रोड्यूस हो रही है वो या जो सप्लाई करने के लिए रास्ते में हम वोल्टेज दे रहे हैं वो ज्यादा देते हैं। ठीक है, हाई वोल्टेज पर सप्लाई होती है। ए स्मॉल टाउन विद अ डिमांड ऑफ 800 किलोवाट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर एट 220 वोल्ट। मान लीजिए हमारे पास ये कोई स्मॉल टाउन है। ठीक है, ये हमारे पास एक स्मॉल टाउन दिया हुआ है और एक स्मॉल टाउन को 800 किलोवाट पावर की आवश्यकता है, वो भी कितनी वोल्टेज पर? 220 वोल्ट पर। इज सिचुएटेड 15 किलोमीटर अवे फ्रॉम द इलेक्ट्रिक पावर जनरेटर। यहां पर पावर जनरेट हुई और यहां से 15 किलोमीटर दूर ये सिचुएटेड है स्मॉल टाउन। एट जनरेटेड 440 वोल्ट। ये जो पावर जनरेटर है, जो यहाँ पावर प्लांट लगाया हुआ है, 440 वोल्ट पर पावर को जनरेट करता है। The resistance of the two wire line carrying power is 0.5 पर किलोमीटर। जो तार हैं, दो तार हैं, इन तारों का रेसिस्टेंस 0.5 ओम पर किलोमीटर है। ठीक है, 1 किलोमीटर के तार का रेसिस्टेंस 0.5 ओम। The town gets power from the line through a 4220 वोल्ट स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। यहाँ जो टाउन के बाहर स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर लगा हुआ है वो 4000 वोल्ट को घटाकर 220 करके तब टाउन में सप्लाई करता है एट द सब स्टेशन। ठीक है, इन द टाउन। तो ये कंडीशन हमारे पास दी हुई है। जो भी कंडीशन थी वो मैंने आपको यहाँ डायग्राम के अंदर बना दी। अभी देखिए तरीका क्या है। आप जब भी आप वीडियो देख रहे होंगे तो जैसे ही मैं क्वेश्चन दूंगा, सबसे पहले आप उस क्वेश्चन को खुद अपने एंड पर ट्राई करना कि आपसे होता है या नहीं। वीडियो को वहीं रोक लेना, ठीक है, पॉज कर लेना, और अगर होता है तो फिर आप आंसर मैच कर लें, और अगर नहीं होता तो फिर आप आंसर चेक कर लें। दूसरा, अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, सिवाल क्लासेस चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आने वाले चैप्टर्स के केस बेस्ड के क्वेश्चन भी आपको मिलते रहें। साथ साथ आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें। जितने भी क्लास 12 के बच्चे हैं, सीबीएसई बोर्ड और अब तो यूपी बोर्ड के लिए भी सिलेबस सेम ही है, अगर इंग्लिश मीडियम में है तो आप उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचा दें, क्योंकि केस बेस्ड क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के अंदर आने हैं। 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे, ये कुछ डिफाइन नहीं है कि किस चैप्टर से क्वेश्चंस आने। ठीक है, तो आपको सभी क्वेश्चन के केस बेस्ड और एसेशन रीजनिंग के क्वेश्चन करने, 4 एसेशन रीजनिंग के क्वेश्चन भी आएंगे। तो मैं सभी चैप्टर के केस बेस्ड और एसेशन रीजनिंग के क्वेश्चन इसी चैनल पर कराने वाला हूं। ठीक है, चैप्टर 7 एसी से मैंने स्टार्ट किया हुआ है क्योंकि मोस्टली बच्चे अभी इसी चैप्टर के आसपास के ही होंगे जो पढ़ाई कर रहे होंगे, तो आप साथ साथ हर चैप्टर की केस स्टडी निपटाते चले। तो देखिए वापस क्वेश्चन पर आते हैं। तो 440 वोल्ट की पावर जनरेट करी जा रही है जो कि 15 किलोमीटर दूर सप्लाई कर रहे हैं। एक जो पूरा ट्रांसमिशन सिस्टम लगाया हुआ है, पहले वोल्टेज बढ़ाई होगी, फिर सप्लाई करी, फिर 4000 से 220 घटा दी, और आगे टाउन में 800 किलोवाट पावर की डिमांड है, वो भी 220 वोल्ट पर। तारों का रेसिस्टेंस 0.5 ओम पर किलोमीटर है। तारों की जो डिस्टेंस है कितनी हो गई? 15 किलोमीटर। ठीक है, तो देखिए जरा फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, वीडियो रोककर यहां आप सबसे पहले क्वेश्चन करें। ठीक, अगर नहीं होता तो फिर सॉल्यूशन पर आए। देखिए वैल्यू बतानी है टोटल रेजिस्टेंस की। ठीक है, लेंथ ऑफ वायर कितनी है? 15 किलोमीटर दूरी है और 2 तारों से सप्लाई करी जा रही है, यानी कि मैं टोटल बताऊं तो 30 किलोमीटर तारों की लंबाई हो गई। ठीक है, और अगर रेसिस्टेंस निकाल रहे हैं वायर्स का, तो वायर का जो रेसिस्टेंस है वो कितना होगा? 0.5 से इंटू करानी है पर किलोमीटर।
तो 15 ओम का ये टोटल हमारे पास रेसिस्टेंस आ जाएगा, यानी दोनों तारों का टोटल मिलाकर कितना रेसिस्टेंस है, 15 ओम। ठीक है, अब नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ लाइन पावर लॉस इन द फॉर्म ऑफ हीट। हीट की फॉर्म में कितनी पावर लॉस हुई है बताना है, और ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है इस क्वेश्चन का। शायद फर्स्ट पार्ट सभी बच्चे कर चुके हो अपने आप, ठीक है, सेकंड पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। पूछा गया है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द लाइन पावर लॉस इन द फॉर्म ऑफ हीट, कितनी पावर हीट की फॉर्म में यहां लॉस हो गई। ठीक है, तो ये हमारे पास कंडीशन है, यहां हमें पावर लॉस बतानी इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो सबसे पहली चीज आप पता लगाओ कि जो वायर्स है इन तारों में कितना कितना करंट फ्लो कर रहा होगा, यहाँ करंट कितना फ्लो हो रहा होगा। अगर एक बार वो करंट मुझे मिल जाता है तो पावर लॉस निकालना इजी है, आई स्क्वायर आर लगा देंगे। ठीक है, पावर का फॉर्मूला पावर लॉस का आई स्क्वायर आर। मेन बात है करंट कितना फ्लो कर रहा है। अब देखिए यहां 4000 वोल्ट पर सप्लाई मिली, कितने पर मिली है, 4000 वोल्ट, और कितनी सप्लाई मिली है, 800 किलोवाट पावर की जरूरत है। ठीक है, तो बस इसी दोनों चीजों का यूज करके मैं यहां से पहले करंट निकाल लूं कि जो पावर की जरूरत है वो 800 किलोवाट, किलो का मतलब 10 की पावर 3, इतनी वॉट पावर की रिक्वायरमेंट है, और वो भी किस वोल्ट पर, 4000 वोल्ट पर मुझे ये सप्लाई रिसीव हो रही है। ठीक है, 4000 वोल्ट, तो करंट कितना कंज्यूम हो रहा होगा। अगर मैं पावर का फॉर्मूला वोल्टेज इंटू करंट लगाता हूं तो 800 इंटू 10 की पावर 3, वोल्टेज है 4000, आई की वैल्यू फाइंड करनी, 2 जीरो कैंसिल हो गई, आई आ गया, यहां मल्टीप्लाई पूरी 8000 कर दें वापस 10 की पावर 3 बाय 40, यानी कि करंट आ गया 200 एम्पियर, यानी इन वायर्स के अंदर 200 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, कोई मुश्किल काम, करंट मिल चुका। पूछा था पावर लॉस कितना है, तो पावर लॉस लगा लो, पावर लॉस के लिए आई स्क्वायर आर फॉर्मूला लगा देते हैं, पावर लॉस। ठीक है, आई स्क्वायर, करंट आया 200, 200 का स्क्वायर और इंटू रेसिस्टेंस, अभी पिछले पार्ट में कैलकुलेट करा, दोनों तारों का मिला के कुल 15 ओम का रेसिस्टेंस है। अरे भाई ना समझ आ रहा हो तो कमेंट जरूर करना, विद इन 1 वीक आपको आपके करे हुए कमेंट्स का रिप्लाई मिल जाएगा। मतलब वीडियो अपलोड हो रही है, इसके 1 हफ्ते 1.5 हफ्ते के अंदर जो कमेंट्स आएंगे इस वीडियो के ऊपर उनका मैं रिप्लाई जरूर कर दूंगा। ठीक है, अभी ये 2 साल बाद अगर कोई वीडियो देख रहा है तो उस टाइम इस पर रिप्लाई हो पाना मुश्किल है, तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दे ताकि जिसको भी डाउट हो वो हैंड टू हैंड अभी पूछ ले। 200 का स्क्वायर, और कमेंट में एक चीज और बताना, कितने बच्चे चाहते हैं कि नेक्स्ट चैप्टर से ये केस बेस्ड क्वेश्चन आपको लाइव कराया जाए। ठीक है, चलिए 200 का स्क्वायर करेंगे तो 200 का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 40,000 इंटू 15, तो 15 की इंटू करा देंगे तो ये 6 और ये 6 लाख हो गया है ना, 6 लाख, यानी मैं लिख सकता हूं 600 किलोवाट, 600 किलोवाट पावर लॉस होगा। ये आ गया आपके सेकंड क्वेश्चन का आंसर, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द लाइन पावर लॉस इन द फॉर्म ऑफ हीट। एक चीज और क्लियर कर दूं मैं आप सभी को कि अब बोर्ड एग्जाम के अंदर केस बेस्ड क्वेश्चन जितने भी आ रहे हैं वो सब सब्जेक्टिव है। ठीक है, लास्ट ईयर भी, इस बार कंपार्टमेंट न्यूज से पहले भी, और जो आपका 2023-24 का सैंपल पेपर आया है उसके अंदर भी केस बेस्ड क्वेश्चन जो है वो सब्जेक्टिव दिए हुए। तो ये 600 किलोवाट आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच पावर मस्ट द प्लांट सप्लाई एज्यूमिंग देयर इज नेग्लिजिबल पावर लॉस ड्यू टू लीकेज। मतलब या ट्रांसफार्मर के अंदर कुछ लीकेज होगी या और बहुत सारे पावर लॉस के फैक्टर हो सकते हैं, अगर उन सबको आप नेग्लेक्ट कर दें, सिर्फ लाइन पावर लॉस को कंसीडर करें, तो यहां से कितनी पावर सप्लाई इन्हें करनी पड़ेगी। यार 800 किलोवाट की रिक्वायरमेंट है, 600 किलोवाट पावर रास्ते में लॉस हो गई, तो प्लांट को कितना सप्लाई करना पड़ेगा। अगर 600 किलोवाट पावर लॉस हो गई तो प्लांट को 800 पहुंचानी है, 600 लॉस हो गई यानी 1400 किलोवाट की सप्लाई देनी पड़ेगी। क्लियर, तो इसका आंसर क्या हो गया, 1400। ठीक है, 800 प्लस 400 इक्वल्स टू 600 इक्वल टू 1400 किलोवाट। नेक्स्ट, व्हाट विल बी द वोल्टेज ड्रॉप इन द पावर लाइन। अब पावर लाइन के अंदर वोल्टेज ड्रॉप, कितनी वोल्टेज जनरेट हो रही है, देखिए जरा दोबारा से आप इस अपने डायग्राम पर आते हैं,
यहाँ पावर लाइन के अंदर ये जो तार है, इन तारों के अंदर कितनी वोल्टेज ड्रॉप होगी। तो ध्यान दीजिए, करंट हम निकाल चुके, यहाँ 200 एम्पीयर करंट फ्लो हो रहा है और रेसिस्टेंस भी मेरे पास है। तो क्या V इक्वल्स टू आई आर लगा के मैं यहाँ की वोल्टेज ड्रॉप नहीं निकाल सकता कि इन वायर्स के अंदर कितनी वोल्टेज आ रही। तो क्या आंसर होगा, वोल्टेज ड्रॉप निकालने के लिए आई आर, करंट आ चुका है पिछले पार्ट में 200 एम्पियर और रेसिस्टेंस है 15 ओम का, तो ये 3000 वोल्ट जनरेट होगी, ठीक है, पावर लाइन के अंदर। चलो एक क्वेश्चन यहाँ पूछा नहीं गया, लेकिन एक क्वेश्चन यहाँ ये भी बन सकता है कि ये जो स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ। तो ये जो स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर है, क्योंकि आप देखिए वहां 4000 वोल्ट की सप्लाई पहुंचानी है, तभी तो स्टेप डाउन करके 220 मिलेगी। 3000 यहाँ वायर्स में जनरेट हो गई, ठीक है, अभी जो आंसर हमने निकाला वोल्टेज ड्रॉप 3000 वोल्ट की, तो यहां से सप्लाई इन्हें देनी पड़ेगी कम से कम 4 और 3 7 7000 वोल्ट की सप्लाई देनी पड़ेगी, और अभी 440 की जनरेट कर रहे हैं। तो एक सवाल यही पूछा जा सकता था कि स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी। तो क्या आंसर होगा बच्चों, 440 वोल्ट की यहाँ जनरेट हो रही है और 7000 यहाँ सप्लाई करेंगे तो जाकर यहाँ 4000 पहुंचे, क्योंकि लाइन पावर लॉस जो रस्ते में हो रही है, ठीक, कितनी पावर लॉस हुई थी अभी 600 किलोवाट की, तो उसमें जो वोल्टेज ड्रॉप यहाँ जनरेट होगी 200 एम्पियर करंट की वजह से वो 3000 वोल्ट हो जाएगी। तो ये पूरा एक केस बेस्ड क्वेश्चन है, एक अच्छा एक इंपॉर्टेंट केस बेस्ड क्वेश्चन ये मुझे लगता है। और ये केस बेस्ड क्वेश्चन भी मैं आपको बता दूं कहीं बाहर से नहीं निकाला गया, ये एनसीईआरटी बुक का ही एक न्यूमेरिकल है जिसे केस बेस्ड में हमने कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है, एनसीईआरटी बुक का ही क्वेश्चन। और आप ये देखिए केस बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज्यादा अलग से नहीं आने वाले, सिचुएशंस बदलेंगी, ठीक है, क्वेश्चन की जो कंडीशन दी है नाम बदल देंगे, सिचुएशन बदल देंगे, लेकिन क्वेश्चंस आपके ही बुक्स के अंदर से ही आपको ज्यादातर देखने को मिलने। तो सीधा सा क्वेश्चन था कि एक टाउन है जिसकी 800 किलोवाट की डिमांड है, 220 वोल्ट की सप्लाई चाहिए उन्हें, ठीक है, 15 किलोमीटर वो किसी पावर हाउस से दूर है जहां पर पावर जनरेट करी जा रही है 440 वोल्ट पर। तो एक सवाल पूछा गया, रेसिस्टेंस तारों का दिया है 0.5 ओम पर किलोमीटर और दो तार हैं 15 किलोमीटर की सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, 2 वायर लाइंस लिखा हुआ है कि दो तार है। तो पहले तो हमने तारों का रेजिस्टेंस निकाल दिया, टोटल रेजिस्टेंस तारों का 15 ओम आ गया। उसके बाद यहां पूछा था पावर लॉस कितना हुआ, तो पहले करंट निकाला, करंट आया 200 एम्पियर, पावर लॉस आ गया 600 किलोवाट, 600 किलोवाट का पावर लॉस, तो यहां से सप्लाई कितनी देनी पड़ी 1400 किलोवाट, क्योंकि 800 वहां पहुंचानी है, 600 पावर लॉस लाइन में निकल गई 1400। उसके बाद ये पूछा था कि कितनी वोल्टेज तारों में जनरेट होगी, तो V इक्वल्स टू आई आर लगा के सीधे सीधे 3000 वोल्ट की पावर, 3000 वोल्ट का जो करंट है वो सप्लाई होगा। ये भी पूछ सकता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, तो 440 से 7000 वोल्ट। देखिए मैं एज्यूम करके चल रहा हूं कि आप सभी बच्चों ने एसी चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ रखा होगा, ठीक है, तो एसी चैप्टर आपको कहीं चैनल्स पर मिल सकता है, यूट्यूब चैनल पर, नहीं तो मैं भी अपलोड कर दूंगा। टाइम के ऊपर बात है, कब तक कर पाऊंगा मैं ये नहीं बता सकता आपको, फिलहाल मैं केस बेस्ड क्वेश्चन के ऊपर सारी वीडियोस आपको लाके दूंगा जरूर, ठीक है। देखिए अब अगले केस बेस्ड पर चलते हैं, केस स्टडी सेकंड, ठीक है, तो सेकंड केस स्टडी, A transformer is an electric device which is used to changing the AC voltage. ट्रांसफॉर्मर एक डिवाइस है जो AC वोल्टेज को चेंज करती है। देखिए केस बेस्ड क्वेश्चन के अंदर कुछ डिटेल्स आपको एक पैराग्राफ की फॉर्म में दी जाती है, ठीक है, जो क्वेश्चन में कुछ हेल्प कर भी सकती हैं और नहीं भी, यानी टॉपिक आपको जब भी अलग से ही पढ़ के रखना पड़ेगा पूरा पूरा। तो बता दिया ट्रांसफॉर्मर क्या है, इट इज बेस्ड ऑन द फिनोमेना ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन पे काम करता है कि अगर प्राइमरी कॉइल का करंट चेंज करें तो सेकेंडरी के अंदर हमारा ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। यहाँ कुछ ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो की वैल्यू दी है, एक बार आप वीडियो रोक के आराम से पूरा पैराग्राफ पढ़ लें। दो टाइप के ट्रांसफॉर्मर होते हैं, स्टेप अप स्टेप डाउन, और नहीं पढ़ते तो मैं यहाँ आई टैब पर क्लिक करोगे, पूरी ट्रांसफॉर्मर की एक वीडियो मैंने बना रखी है, तो उस वीडियो पर जाकर आप पूरा ट्रांसफॉर्मर एक बार अच्छे से पढ़ सकते हो। तो स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर ये हो गया, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर की कंडीशन हो गई, और इफिशिएंसी वगैरह सब मैंने वीडियो के अंदर आपको समझाया हुआ है। सीधे क्वेश्चन पर आते हैं, द नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी कॉइल ऑफ ट्रांसफॉर्मर इज 20। क्वेश्चन कहता है कि किसी ट्रांसफॉर्मर की प्राइमरी कॉइल्स के जो टर्न्स हैं वो कितने हैं 20, एंड द नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल इज 10। जितने बच्चे वहां कैमरे फोन के उधर बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, आप साथ साथ बोलते चलें जो जो चीज मैं पूछ रहा हूं, कितने प्राइमरी टर्न्स 20, कितने सेकेंडरी टर्न्स 10, इफ द वोल्टेज अक्रॉस द प्राइमरी इज 220 वोल्ट, अगर प्राइमरी के अंदर जो वोल्टेज है वो 220 वोल्ट है तो बतानी है वोल्टेज सेकेंडरी में कितनी होगी।
प्राइमरी की वोल्टेज दी है और क्या पूछा है बच्चों, सेकेंडरी की वोल्टेज पूछी। तो बिल्कुल सिंपल सी एक चीज है, ट्रांसफॉर्मेशन रेशो यहाँ पीछे भी दिया हुआ है केस बेस्ड पैराग्राफ के अंदर, और मैं फिर बता रहा हूं ऐसा भी हो सकता था कि ये क्वेश्चन बिना इस सिचुएशन के ही हमें दे देता, यानी ये ना भी दे, इतना लिख के दे दे बस बाकी पूछ ले। तो इन्फॉर्मेशन केस बेस्ड में आपको कितनी गिवन देंगे, क्वेश्चन सोल्व उस पास उन चीजों से हो पाएगा या नहीं ये नहीं कहा जा सकता, तो आपको सब चीजें पहले से ही तैयार करके रखनी पड़ेंगी। तो ट्रांसफॉर्मेशन रेशो के इसका फॉर्मूला है वीएस बाय वीपी और इसी का फॉर्मूला एनएस बाय एनपीबी। बस तो फिर दिक्कत ही क्या है, हो गया काम। वीएस कितना फाइंड करना है, वीपी हमारे पास 220, एनएस 10, एनपी 20, तो वीएस की वैल्यू 220/2 और ये आ गया 110 वोल्ट। सेकेंडरी की जो वोल्टेज है वो 110 वोल्ट होगी। खत्म एक क्वेश्चन। 4 क्वेश्चन 4 पार्ट, 4 नंबर के आएंगे, एक एक पार्ट एक मार्क्स का। 3 क्वेश्चन है और 4 नंबर में भी दे सकते हैं ऐसा, 2 पार्ट भी आ सकते हैं केस बेस्ड में 2-2 मार्क्स के, है ना। तो ये ट्रांसफॉर्मर इज यूज्ड टू लाइट 100 वाट 120 वोल्ट बल्ब लैंप फ्रॉम 220 वोल्ट मेन्स। एक ट्रांसफॉर्मर है जिसको जो मेन वोल्टेज अप्लाई करी गई वो 220 वोल्ट करी गई और उस ट्रांसफॉर्मर के थ्रू मुझे एक 100 वाट का 110 वोल्ट का बल्ब जलाना है। इफ द मेन करंट इज 0.5 एम्पियर, अगर मेन करंट जो फ्लो हो रहा है वो 0.5 एम्पियर का है यानी प्राइमरी का करंट, देन व्हाट विल द इफेक्टिव एफिशिएंसी, तो ट्रांसफॉर्मर की एफिशिएंसी बतानी। मेन करंट यानी सेकेंडरी का करंट। देखिए जरा, मेरे पास सेकेंडरी की वोल्टेज है 220 और सेकेंडरी का करंट भी है 0.5 एम्पियर, तो पावर आउटपुट कितनी जनरेट होगी, पावर आउटपुट कितनी जनरेट होगी, पावर का फॉर्मूला वोल्टेज इंटू करंट, तो पावर आउटपुट जनरेट होगी Vs इंटू Is। Vs है 220 और Is है 0.5 यानी ये आ गया 110 वाट। तो पावर आउटपुट, अभी इफिशियंसी फाइंड करनी, तो इफिशियंसी का फॉर्मूला है आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर इंटू 100। आउटपुट पावर है 110 वाट और इनपुट पावर है 100 इंटू 100। कुछ नहीं, उल्टा हो गया ये भी और यहां भी, ये IS VS नहीं IPVP, मतलब कि ट्रांसफॉर्मर मेरे पास है, ठीक है। यहां मैं एक लैंप लगा रहा हूं, यहाँ पे हम एसी सोर्स लगा रहे हैं, तो एसी सोर्स जो अप्लाई हो रही है वो 220 वोल्ट की है यानी इनपुट हो गया, और ये इनपुट का ही करंट है 0.5 एम्पियर। तो ये जो पावर आई वो भी कौन सी आई, इनपुट पावर, ठीक है। और वहां सेकेंडरी में बल्ब लगा रखा था, उसकी पावर 100 वाट ऑलरेडी गिवन, तो इनपुट पावर 110 वाट। आउटपुट कभी इनपुट पावर से ज्यादा नहीं हो सकती, थोड़ा सा मिस्टेक हो गई। आउटपुट पावर, तो बच्चों आउटपुट पावर है बल्ब को जो सप्लाई मिल रही है वो 110 वाट, सॉरी 100 वाट मिल रही है, 100 वाट का बल्ब है और 110 वोल्ट हम इनपुट दे रहे हैं इंटू 100, तो ये कैंसिल हो गई 0, ये आ गया 1000/100, ठीक है। तो कितनी इफिशियंसी आ जाएगी, 9910। तो पॉइंट लगाना पड़ेगा, 0 लगाने के बाद फिर एक 0 और आ गई 100, 90.9%, लगभग मैं 91% कह सकता हूं, इतनी इफिशियंसी है आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर इंटू 100। क्लियर। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, विच क्वालिटी रिमेन्स कांस्टेंट इन आइडियल ट्रांसफॉर्मर। देखिए बच्चों, आइडियल ट्रांसफॉर्मर क्या होता है,
एक ऐसा ट्रांसफॉर्मर जिसकी इफिशियंसी 100% हो। इफिशियंसी 100% होने का क्या मतलब है? आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर इनटू 100 इक्वल टू 100। ये आउट इनपुट पावर उधर चली गई, यानी आउटपुट पावर इक्वल टू इनपुट पावर। ठीक है, यानी एक आइडियल ट्रांसफॉर्मर के अंदर क्या होता है, आउटपुट पावर और इनपुट पावर क्या होगी, सेम। यानी क्या चीज कांस्टेंट हो गई? तो आंसर क्या है बच्चों, पावर। कि भाई एक आइडियल ट्रांसफॉर्मर के अंदर क्या क्वांटिटी कांस्टेंट रहती है, पावर कांस्टेंट रहती है। आइडियल ट्रांसफॉर्मर या आइडियल कोई भी डिवाइस प्रैक्टिकली होनी पॉसिबल नहीं। आप जितनी इनपुट दोगे कुछ परसेंट तो लॉस होगा, चाहे वो लॉस कम हो सकता है, वो उसे कम कर सकते हो आप, बहुत कम भी कर सकते हो, लेकिन वो पूरा जीरो नहीं हो सकता कभी। यानी आउटपुट इनपुट के कभी बराबर एग्जैक्ट हो पानी पॉसिबल नहीं होती। चलिए फिर अगली केस स्टडी पर आते हैं। तो ये केस स्टडी पीछे वाली इजी सी छोटी सी केस स्टडी है। ठीक है, यहां दिया हुआ है द ग्राफ ए एंड बी रिप्रेजेंट द वेरिएशन ऑफ अपोजिशन ऑफर्ड बाय द सर्किट एलिमेंट टू द फ्लो ऑफ द ऑल्टरनेटिंग करंट विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ द अप्लाइड ईएमएफ। ठीक है, ये मेरे पास अपोजिशन करंट और किसी एक एलिमेंट का ही ग्राफ दे रखा है उसकी फ्रीक्वेंसी के साथ। तो देखिए, अगर किसी बच्चे ने चैप्टर बहुत ध्यान से पढ़ा हुआ है तो उसको पता होगा कि वो कौन सी डिवाइस है जिसका अपोजिशन टू करंट, यानी मैं कह सकता हूं रेसिस्टेंस, जिसका रेसिस्टेंस सेम रहता हो, वो कौन सी डिवाइस। तो क्या आंसर होगा बच्चों, आंसर होगा रेसिस्टेंस। एक रेसिस्टेंस है जो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड नहीं करता। ठीक है, सर्किट चैप्टर 7 के अंदर आपने 3 मेन एलिमेंट पढ़े होंगे, रेसिस्टेंस मतलब रेसिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर। कैपेसिटर इंडक्टर दोनों का रेसिस्टेंस उस पर डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पर। ठीक है, एक रेसिस्टर एक डिवाइस है जिसका रेसिस्टेंस फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड नहीं करता। ठीक है, ये जो ग्राफ है ये इंडक्टर का होगा। ठीक है, मैं आपको चलो एक बार ध्यान से बता देता हूं। रेसिस्टेंस डज नॉट डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी। रेसिस्टेंस फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक, दूसरी बात, इंडक्टिव रिएक्टेंस यानी एक्सएल यानी रेसिस्टेंस ऑफर्ड बाय इंडक्टर, वो फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और तीसरा, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, वो फ्रीक्वेंसी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये भी डिपेंड करता है। ये इंडक्टर का ग्राफ है, डायरेक्टली है तो ऐसा बन गया। अगर कोई मेरे से कैपेसिटर का पूछता तो मैं ये आंसर बता सकता था कि कैपेसिटर का ग्राफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनता है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी के साथ साथ इसका रेसिस्टेंस क्या हो गया, डिक्रीज। तो कुल मिला के जो दो ग्राफ क्वेश्चन में दिए हैं, पहला रेसिस्टर का है, दूसरा इंडक्टर का है। ठीक है, शायद यही क्वेश्चन पूछा होगा। आइडेंटिफाई द सर्किट एलिमेंट कोरस्पॉन्ड टू ग्राफ ए। ग्राफ ए में जो एलिमेंट है वो कौन सा एलिमेंट है? ठीक है, तो ग्राफ ए में एलिमेंट क्या है, रेसिस्टर। दूसरा क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द सर्किट एलिमेंट कोरस्पॉन्ड टू ग्राफ बी। ग्राफ बी में कौन सा एलिमेंट है? तो आंसर क्या है, इंडक्टर। थर्ड क्वेश्चन, राइट द एक्सप्रेशन फॉर द इंपीडेंस ऑफर्ड बाय द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ द अबव टू एलिमेंट कनेक्टेड अक्रॉस द एसी सोर्स। कि अगर इन दोनों एलिमेंट्स को एसी सोर्स के साथ लगा दें तो इसका जो रेसिस्टेंस होगा वो कितना होगा। तो प्यारे बच्चों, ये आरएल सर्किट बन गया, रेसिस्टर इंडक्टर क्या बन गया, आरएल सर्किट। तो आरएल सर्किट का रेसिस्टेंस कितना होगा, कंबाइंड रेसिस्टेंस टोटल Z इज इक्वल टू रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर। बहुत बढ़िया, जिन बच्चों ने सही जवाब दिया है। मैं बार बार कह रहा हूं, आप उधर बैठे हो लेकिन आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए, साथ साथ जवाब देते चलो। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर कर दें, शेयर कर दें। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, विच विल बी अहेड इन फेज इन द सर्किट। सर्किट के अंदर, ठीक है, कौन आगे होगा, वोल्टेज या करंट। ठीक है, तो आरएल सर्किट के अंदर करंट वोल्टेज से 90 डिग्री, मतलब खाली इंडक्टर की अगर मैं बात करूंगा तो खाली अगर इंडक्टर का प्योर इंडक्टिव सर्किट की अगर मैं बात करूं तो करंट वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे।
यहां क्या आएगा 45 डिग्री। ठीक है, तो कौन आगे, कौन है अहेड, कौन है वोल्टेज बाय पाई बाय 4। ठीक है, वोल्टेज आगे होगी वो भी पाई बाय 4 एंगल के साथ। क्लियर? चलिए फिर नेक्स्ट केस स्टडी, केस स्टडी 4। लास्ट केस स्टडी है आपकी, ध्यान से समझ लें। तो ये केस स्टडी और बहुत सारी हो सकती थी, मुझे जो सबसे इंपॉर्टेंट लगी मैंने वो केस स्टडी आपको यहाँ करा दी है, जिसके अंदर भी सबसे पहले वाली केस स्टडी थोड़ी लेंथी है। ठीक है, तो वो एक अच्छी केस स्टडी मैं कह सकता हूँ इंपॉर्टेंट, बाकी ये 1 मार्क्स के हिसाब से ये इजी थोड़े क्वेश्चन हो गए थे। नेक्स्ट, व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी सप्लाई इज सच दैट द इंडक्टिव रिएक्टेंस एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस बिकम इक्वल। जब फ्रीक्वेंसी एसी सप्लाई की कुछ हिसाब से रखी जाए कि एक्सएल एक्सी बराबर हो जाए, तो इंपीडेंस जो है सर्किट का वो रेसिस्टेंस के बराबर हो जाता है। तो जिन बच्चों ने आरएलसी सर्किट पढ़ा है, आरएलसी सर्किट, उन्हें पता होगा सर्किट के इंपीडेंस को फॉर्मूला, इंपीडेंस यानी सर्किट का रेसिस्टेंस, उसका फॉर्मूला ये होगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, जहां एक्स की वैल्यू या तो एक्सी माइनस एक्सएल है या एक्सएल माइनस एक्सी। एट रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी, रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी पर, ठीक है, रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी पर क्या होगा, एक्सएल और एक्सी बराबर हो जाते हैं। यहां से आप रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला निकालोगे तो 1/2 पाई रूट के अंदर एल सी, ये रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है। ठीक, कंडीशन क्या है, एक्सएल एक्सी बराबर, और जब एक्सएल एक्सी बराबर होंगे तो सर्किट का जो इंपीडेंस होगा वो मिनिमम होगा, वो भी कितना, रेसिस्टेंस के जितना। क्यों? क्योंकि ये एक्स तो क्या हो गया, जीरो, और अगर एक्स जीरो हो गया तो सर्किट का जो इंपीडेंस है वो किसके इक्वल रहेगा, रेसिस्टेंस के इक्वल। ठीक है, तो अब क्वेश्चन क्या है, देखिए कुछ और कंडीशन भी तो दी है पर आगे। Resonance phenomena is exhibited by a circuit only if both L and C are present in the circuit. We cannot have resonance in RL RC. RL RC सर्किट में रेजोनेंस नहीं होता जब तक L और C दोनों ना हो, यानी RLC सर्किट के अंदर ही होगा। मेरे पास L दिया है 0.12 हेनरी, C दिया है 480 नैनोफैरड और रेजिस्टेंस दिया है 23 ओम। 230 वोल्ट पर इसे हमने अप्लाई कर दिया। पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ सोर्स फ्रीक्वेंसी फॉर विच द करंट एम्पलीट्यूड इज मैक्सिमम। तो देखिए, अगर आप इंपीडेंस का ग्राफ बनाओगे तो ग्राफ कुछ इस हिसाब से बनेगा, यानी इंपीडेंस सर्किट का मिनिमम होता है रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी पर। और अगर करंट का बताओगे, देखिए मैं यहाँ एक्सप्लेन नहीं कर रहा, मैं आपको ये सभी टॉपिक प्रॉपरली एक्सप्लेनेशन के साथ समझा सकता हूं, पर अभी मैं सिर्फ क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवा रहा हूं। ये तो मैं आपको रिवाइज करा रहा हूं कि ये ग्राफ था। ठीक है, करंट और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, यहाँ करंट मैक्सिमम होगा रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी पर, यानी क्वेश्चन में मेरे साथ पूछा गया है कि वो कौन सी फ्रीक्वेंसी है जिस पर करंट मैक्सिमम होगा, तो वो रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी है। कह रहे हैं उसे कैलकुलेट करो, तो रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी का ये फॉर्मूला है। ठीक है, पाई की वैल्यू 3.14, एल क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है 0.12 हेनरी, और सी क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है 480 नैनोफैरड। नैनोफैरड का मतलब 10 की पावर -9, इतने हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी निकल के आ जाएगी। उम्मीद करूंगा कि आपसे बच्चे कैलकुलेशन खुद से कर लो। ठीक है, एक बार खुद से कैलकुलेशन करा लेना, रूट वगैरह निकाल लेना, और फिर कैलकुलेटर से कैलकुलेशन को चेक भी कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम करंट। क्वेश्चन के अंदर पूछा है मैक्सिमम करंट कितना होगा। तो देखिए, मैक्सिमम करंट निकलने वाला है मैक्सिमम वोल्टेज अपॉन रेसिस्टेंस से, और रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी पर सर्किट का रेसिस्टेंस है मिनिमम, यानी वो है आर के बराबर। अब सवाल पूछा गया मैक्सिमम वोल्टेज कैसे निकले, तो भैया वोल्टेज की आरएमएस वैल्यू रूट मीन स्क्वायर वैल्यू का फॉर्मूला होता है वी नोड अपॉन √2, यानी कि वी नोड को मैं क्या लिख सकता हूं, √2 इंटू वी आर एम एस। और क्वेश्चन के अंदर जब भी आपको वोल्टेज के पहले कुछ लिख के नहीं दिया, ये इतनी वोल्टेज है तो ऐसे दिया 230 वोल्टेज, बस पीक वैल्यू नहीं लिखा, मैक्सिमम वैल्यू लिखा, इट मींस वो वी आर एम एस ही है। ठीक है, तो वोल्टेज की आरएमएस वैल्यू, तो मैं वी आर एम एस अगर निकालता हूं तो वी आर एम एस मेरे पास है 230, तो मैं यहाँ वी आर एम एस की जगह 230 पुट कर दूं, और अपॉन रेसिस्टेंस क्वेश्चन के अंदर हमें दिया है 23, तो ये हो गया 23, यानी ये 10√2, 10√2 आई नोड की वैल्यू हो जाएगी मैक्सिमम करंट। नेक्स्ट पूछा है मैक्सिमम पावर,
तो पावर का फॉर्मूला आई स्क्वायर आर, मैक्सिमम निकाल रहे हो तो आई नोट लोगे, ठीक है। आई नोट कितना आया 10√2 और रेसिस्टेंस 23, तो 10 इंटू यानी 100 हो गया, 10 का स्क्वायर 100 इंटू √2 का स्क्वायर 2 इंटू 23, तो 464600 वाट, इतना पावर मैक्सिमम। फिर पूछ रहा क्यू फैक्टर क्या है, तो बच्चों क्यू फैक्टर का फॉर्मूला 1/r रूट के अंदर L/C, ये फॉर्मूला शायद सबको पता हो। क्वालिटी फैक्टर या क्यू फैक्टर या क्यू वैल्यू इसको हम बोलते हैं, ठीक है। क्या होता है क्वालिटी फैक्टर, बैंडविड्थ बाय रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी, द रेशियो ऑफ बैंडविड्थ टू द रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड क्वालिटी फैक्टर। बैंडविड्थ क्या होता है R/L और रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला 1/रूट के अंदर LC। तो अगर आप कैलकुलेशन करोगे, सॉरी ये मैं उल्टा बता गया आपको, द रेशियो ऑफ रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी टू द बैंडविड्थ इज कॉल्ड क्वालिटी फैक्टर, ठीक है। तो 1/√LC बाय बैंडविड्थ का फॉर्मूला R/L, तो 1/R L/√L√C, √LC से कैंसिल करोगे √L, यानी फॉर्मूला बन गया 1/R रूट में L/C। सारी वैल्यू तो दी हैं, अगर किसी के फॉर्मूला याद है तो करना ही क्या है, R की वैल्यू 23, L की वैल्यू 0.12 और ये 480 नैनोफैराड, 0.12 और ये 480 नैनोफैराड, बस कैलकुलेशन आप करा लेंगे जरूर, ये मेरे पास क्वालिटी फैक्टर की वैल्यू आ जाएगी। इसकी कोई यूनिट नहीं होती, क्यों, कि ऊपर भी रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी है और ये नीचे भी फ्रीक्वेंसी है, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, तो रेडियन पर सेकंड कैंसिल आउट हो जाए। तो चलिए 4 केस बेस्ड क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं, अब मैं आता हूं एसेशन रीजनिंग के क्वेश्चन पर, ठीक है। तो क्वेश्चन है पहला, if the frequency of the alternating current in an AC circuit consisting of an inductance coil is increased, then the current get decrease। ये लिखा है अगर हम फ्रीक्वेंसी को, एक ऑल्टरनेटिंग करंट की फ्रीक्वेंसी को जो सर्किट में लगी हुई है जहां पर क्या है इंडक्टेंस कोयल, उसको बढ़ा दें तो करंट डिक्रीज हो जाएगा। तो भाई सवाल ये है कि अगर आर मतलब अगर इंडक्टर लगा हुआ है तो उस इंडक्टर का एक रेसिस्टेंस होता है जिसे हम बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस, इसकी वैल्यू है 2πfL, और अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करोगे तो इसका रेसिस्टेंस इंक्रीज होगा। अगर हम एसी सोर्स की फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हैं तो जो इंडक्टर हमने लगा रखा है उसकी रेसिस्टेंस की वैल्यू एक्सएल, इंडक्टिव रिएक्टेंस की वैल्यू बढ़ जाती है, और अगर एक्सएल बढ़ गया तो जो करंट है, करंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेसिस्टेंस के, अगर एक्सएल बढ़ गया तो बच्चों करंट कम हो जाएगा। तो ये जो बात इन्होंने लिखी है देन द करंट डिक्रीज, यस ये बिल्कुल सही बात है, एसेशन आपका करेक्ट है बिल्कुल। रीजन की बात करो, द करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑल्टरनेटिंग करंट। देखिए ये रीजन के अंदर, ये रीजन ठीक है, पर ये इस सर्किट के लिए ठीक है ना, फॉर आरएल सर्किट या प्योरली इंडक्टिव सर्किट के लिए ये बात ट्रू है। तो कहना ही चाह रहे हैं कि इसी के रेस्पेक्ट में बात चल रही है, तो यस करंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के, क्यों, क्योंकि फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ा और रेजिस्टेंस बढ़ने से करंट घट गया, तो ए भी ट्रू है और आर भी ट्रू है, और ए आर का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, ठीक है, ए इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ आर, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया, ठीक। कोई दिक्कत हो तो बताओ, कमेंट करो, कमेंट बॉक्स आपके लिए है, जल्दी जल्दी कमेंट करो, ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, एट रेजोनेंस एलसीआर सीरीज सर्किट हैज अ मिनिमम करंट, रेजोनेंस की सिचुएशन पर एलसीआर सर्किट का करंट मिनिमम होता है। देखिए अभी मैं आपको पिछले केस बेस्ड क्वेश्चन में ये बात समझा रहा था, रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी पर करंट मैक्सिमम है, रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी पर इंपीडेंस मिनिमम। ये सब टॉपिक आपको क्लियर करने पड़ेंगे कि जो सर्किट का इंपीडेंस होता है वो रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी पर कितना होता है मिनिमम, जिसकी वैल्यू आर के इक्वल है, और करंट मैक्सिमम होता है, ठीक है। तो अब जब रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी दी हुई है तो रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी पर एट रेजोनेंस एलसीआर सीरीज सर्किट हैज मिनिमम करंट, ये बात गलत कह दी,
आरएलसी सर्किट का रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी पर करंट हमेशा मैक्सिमम होगा। कैसा होगा बच्चों? मैक्सिमम। तो एसेशन तो फॉल्स है। देखिए दो ऑप्शन तो गए, तीसरा भी गया, चौथा ही बचता है, क्योंकि एसेशन फॉल्स का एक ही ऑप्शन है। फिर भी रीजन पढ़ लो। एट रेजोनेंस एलसीआर सीरीज सर्किट द करंट एंड ईएमएफ आर नॉट इन द फेज विद ईच अदर। तो करंट और ईएमएफ एक फेज में नहीं होंगे, करंट मैक्सिमम होता है रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी पर। ठीक है, चलिए डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसेशन दिया है ए बल्ब इज कनेक्टेड इन सीरीज विद अ सोलेनोइड connected to an AC source. If a soft iron core is introduced in the solenoid, the bulb will glow brighter. हमसे कह दिया कि मेरे पास एक सोलेनोइड है यानी इंडक्टर है और वो एक एसी सोर्स के साथ हमने कनेक्ट किया हुआ है। ठीक है, अगर हम एक आयरन रोड लें और इसके अंदर इंट्रोड्यूस कराएं, तो आयरन रोड को इसके अंदर इंट्रोड्यूस कराने से इस इंडक्टर का सेल्फ इंडक्टेंस या आप इंडक्टेंस कह लो, इस इंडक्टर का इंडक्टेंस बढ़ जाता है। यानी आपने जैसे भी करा, आयरन रोड इंसर्ट कराकर एल की वैल्यू को बढ़ा दिया है। अरे फिर वापस उसी फॉर्मूले पर आ जाओ भाई, एक्सएल का फॉर्मूला 2πfl। तो अगर आपने एल को बढ़ा दिया तो सीधी सी बात है आपने इस सर्किट का रेसिस्टेंस इंक्रीज कर दिया है। और अगर रेसिस्टेंस बढ़ गया तो क्या होगा? करंट घट जाएगा, और करंट घटने का मतलब है बल्ब की ब्राइटनेस भी घट जाएगी। तो ये लिखा है ब्राइटर ग्लो करेगा, नहीं, एसेशन फिर फॉल्स हो गया। फिर से वापस आपका ऑप्शन क्या है? डी। ऑन इंट्रोड्यूसिंग सॉफ्ट आयरन कोर द सोलेनोइड द इंडक्टेंस ऑफ द सर्किट इंक्रीज। ये ट्रू है, रीजन ट्रू है, लेकिन एसेशन जो लिखा है वो फॉल्स लिखा है। क्योंकि अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे, अगर फ्रीक्वेंसी नहीं, अगर एल मतलब आयरन रोड इंसर्ट कर रहे हैं और एल बढ़ रहा है, तो एल के बढ़ने पर रेसिस्टेंस बढ़ गया, और रेसिस्टेंस बढ़ने पर करंट घट गया, और अगर करंट कम हो गया तो बल्ब की रोशनी कम हो जाएगी। क्लियर हुई बात कुछ? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। बस कंप्लीट, वीडियो कंप्लीट करके ही उठना, पढ़ते रहो। 4-5 क्वेश्चन ही और बच रहे हैं, 4-5 भी नहीं है, हाँ नहीं 4 है, 4 क्वेश्चन ही बाकी है। देखो जल्दी जल्दी 4 क्वेश्चन। द ऑल्टरनेटिंग करंट लैग्स बिहाइंड द ईएमएफ बाय अ फेज एंगल ऑफ व्हेन एन एसी फ्लोज थ्रू एन इंडक्टर। ऑल्टरनेटिंग करंट जो है वो पीछे रह जाता है फेज एंगल ऑफ, यहां शायद कुछ मिस है, π/2। ठीक है, द ऑल्टरनेटिंग करंट लैग्स बिहाइंड द ईएमएफ बाय फेज एंगल ऑफ π/2 व्हेन एसी फ्लोज थ्रू एन इंडक्टर। जब किसी इंडक्टर के अंदर ऑल्टरनेटिंग करंट पास करते हैं तो करंट वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे रहता है। हाँ ये बात बिल्कुल सही। ठीक है, जब आप उसका फेज डिफरेंस निकालोगे तो -90 आपको मिलेगा। फेजर डायग्राम भी बनाओगे तो वोल्टेज का एंगल ओमेगा टी मिलना है और करंट आपको यहाँ 90 डिग्री पीछे। तो ये तो ट्रू हो गया। रीजन, द इंडक्टिव रिएक्टेंस इंक्रीज एज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स डिक्रीज। इंडक्टिव रिएक्टेंस इंक्रीज होता है जैसे अगर आप फ्रीक्वेंसी को क्या करो, डिक्रीज करो। फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करने पर तो इंडक्टिव रिएक्टेंस डिक्रीज होता है, यानी ये क्या हो गया? फॉल्स। द इंडक्टिव रिएक्टेंस इंक्रीज एज फ्रीक्वेंसी ऑफ द एसी सोर्स डिक्रीज। नहीं, ये बात गलत है। फ्रीक्वेंसी घटने पर रिएक्टेंस भी घटना चाहिए था, इन्होंने लिख रखा है इंक्रीज। तो रीजन फॉल्स है, एसेशन ट्रू है। तो रीजन जब फॉल्स होता है तो चेक करने की आवश्यकता ही नहीं है कि रीजन एक्सप्लेन कर रहा है या नहीं। ऑप्शन सी, सभी बच्चे ऑप्शन सी। आप पहले ही ऑप्शन खुद वीडियो रोककर अपना ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिएगा, तब आप आगे सॉल्यूशन देखें। ठीक है, तो आप साथ साथ चेक करते रहो कि आपके कितने एसेशन रीजन के क्वेश्चन सही हुए हैं, और कमेंट करके मुझे बताना कि आपने कितने एसेशन रीजन के क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन है, 7 में से कितने क्वेश्चन आपके ठीक हुए हैं, और कमेंट जरूर करना है। ठीक है, नेक्स्ट एसेशन, चोक कॉइल इज प्रीफर्ड ओवर अ रेसिस्टर टू एडजस्ट करंट इन एन एसी सर्किट। चोक कॉइल जो है वो रेसिस्टर के ओवर प्रीफर्ड करी जाती है, यानी कॉइल का मतलब हो गया आपका इंडक्टर। हम ये कोशिश करते हैं कि कहीं अगर रेसिस्टर का काम क्या है, करंट रोकने का, तो रेसिस्टर ना यूज करके एसी सर्किट के अंदर हम चाहते हैं कि चोक कॉइल को यूज किया जाए। क्यों? उसका रीजन क्या है? देखो, रेसिस्टेंस तो दोनों प्रोवाइड कर रहे हैं, आर का भी रेसिस्टेंस है और इंडक्टर का भी खुद का कुछ रेसिस्टेंस एसी सर्किट में होता है। डीसी में ये
बिहेव करता है प्योर कंडक्टर की तरह, लेकिन एसी सर्किट की बात करोगे तो इसका खुद का भी कुछ रेसिस्टेंस है। तो जब इसका खुद का रेसिस्टेंस है, ठीक है, काम रेसिस्टर भी करंट रोकने का करेगा, काम इंडक्टर भी करंट रोकने का करेगा, दोनों सेम है। लेकिन प्योर रेसिस्टिव सर्किट का मतलब, अगर मैं रेसिस्टिव सर्किट की बात करूं तो उसके पावर लॉस का फॉर्मूला है V नोट स्क्वायर बाय 2R। और जबकि मैं सर्किट की बात करता हूं इंडक्टर वाले की, ये तो प्योर रेसिस्टिव के लिए है, ठीक है। इंडक्टिव सर्किट का पावर डिसिपेशन, इंडक्टिव सर्किट का पावर डिसिपेशन बच्चों जीरो होता है। क्यों जीरो होता है? क्योंकि उसका फेज डिफरेंस 90 आ रहा, -90। और पावर का फॉर्मूला होता है V नोट I नोट cos phi by 2, पावर फैक्टर cos phi, और phi 90 पुट करोगे तो आंसर जीरो आएगा। तो पावर लॉस इंडक्टर के अंदर जीरो है। अभी अगर जीरो पावर लॉस हो गई तो क्या करना है? फायदा ही है। यही रीजन लिखा है, पावर फैक्टर ऑफ इंडक्टेंस इज जीरो। बिल्कुल सही बात। तो ए भी ट्रू है, आर भी ट्रू है, और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, तो दोनों बात ट्रू हो गई। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बहुत जल्दी। एसेशन है, कैपेसिटर सर्व एज अ ब्लॉक फॉर डीसी ऑफर एन इजी पाथ टू एसी। ये कैपेसिटर डायरेक्ट करंट को ब्लॉक करता है और एसी के लिए एक इजी पाथ प्रोवाइड करता है। इसका रीजन है एक्सी का फॉर्मूला, कैपेसिटिव रिएक्टेंस का फॉर्मूला 1/2 पाई एफसी है। डीसी की अगर बात करूंगा तो डीसी की फ्रीक्वेंसी जीरो है, और फ्रीक्वेंसी जीरो है तो रिएक्टेंस इसका हो गया इन्फिनिटी, अपॉन में जवाब जीरो। तो डीसी तो किसी भी हालत में कंप्लीटली ब्लॉक हो जाएगा एसी सर्किट से, इससे कैपेसिटर से। अगर एसी की बात करो तो एसी की फ्रीक्वेंसी होती है हाई, फ्रीक्वेंसी हाई है तो उसके लिए कैपेसिटेंस लो, मतलब कैपेसिटर का रेसिस्टेंस लो, और रेसिस्टेंस लो यानी कैपेसिटिव रिएक्टेंस कम हो गया। तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस की फ्रीक्वेंसी इनवर्सली है किसके? करंट के। ये बात बिल्कुल, मतलब फ्रीक्वेंसी के कैपेसिटिव रिएक्टेंस की वैल्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के, बात बिल्कुल ठीक है। और यही कारण है कि डीसी के लिए ये ब्लॉक कर दिया करंट, और एसी के लिए इजी पाथ प्रोवाइड करा क्योंकि रेजिस्टेंस बहुत कम हो गया। तो रीजन और असर्शन दोनों ट्रू हैं, और रीजन असर्शन को एक्सप्लेन भी कर रहा है। लास्ट एक क्वेश्चन है, एवरेज वैल्यू ऑफ एसी ओवर कंप्लीट साइकिल इज ऑलवेज जीरो। यस ट्रू, एसी की एवरेज वैल्यू कंप्लीट साइकिल पर जीरो होती है, और एवरेज वैल्यू ऑफ एसी इज ऑलवेज डिफाइंड ओवर हाफ साइकिल। ये बात भी ट्रू है, हाफ साइकिल पे एसी की एवरेज वैल्यू 2I नोट बाय पाई। ठीक है भाई, आप एवरेज वैल्यू निकाल सकते हो। एवरेज वैल्यू का फॉर्मूला है आई थीटा डी थीटा 2 पाई माइनस 0, ठीक है, 0 to 2 पाई, ये एवरेज का फॉर्मूला है। और करंट की वैल्यू आई नोड साइन थीटा डी थीटा 0 to 2 पाई बाय 2 पाई। आई नोड अपॉन 2 पाई कॉन्स्टेंट बाहर आ गया। साइन थीटा का इंटीग्रेशन कराना है, साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कोस थीटा, 0 to 2 पाई यहाँ पुट कर देंगे। अभी अगर कोस 2 पाई पुट करोगे तो कोस 360 वन आंसर देगा -1, फिर -1 हम लगाएंगे और फिर से क्या वैल्यू आएगी 1, ये तो माइनस है ही ना, कोस 0 की वैल्यू 1 तो -1 प्लस हो गया, तो ये तो 0 हो गई। अगर हाफ साइकिल में बात करोगे तो 2 पाई की जगह पाई कर देना, यानी लिमिट आई नोड अपॉन 2 पाई, माइनस भी बाहर लिख लो, कोस थीटा, बस ये लिमिट 0 to पाई कर दोगे हाफ साइकिल में। तो अगर हाफ साइकिल में आपने ऐसा करा, क्योंकि एसी करंट की हाफ साइकिल पाई एंगल तक कंप्लीट हो जाएगी, 0 पाई 2 पाई, कोस 180 -1 और माइनस कोस 0 1, -2a + 2 आई नोड बाय 2 पाई, 2 पाई नहीं, यहाँ पाई चलेगा, हाफ साइकिल के केस में क्या आएगा? पाई, आई नोड बाय पाई माइनस, तो 2 आई नोड बाय पाई, तो क्या आंसर है? 2 आई नोड बाय पाई हाफ साइकिल के लिए। फुल साइकिल के लिए क्या है? 0। तो बात ट्रू है, दोनों बातें सही है, लेकिन ये इसका रीजन नहीं है, रीजन ये है पूरा प्रूफ। तो ऑप्शन क्या लिखोगे बच्चों? बी, ए इज ट्रू एंड आर इज ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो यहाँ आपके कुछ 7 एसेशन रीजनिंग के क्वेश्चन और 4 केस बेस्ड ये आप कंप्लीट होते हैं। आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, वीडियो शेयर करना जरूर है आपको, ठीक है, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।